सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा और आज की चर्चा में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की आवश्यकता और काल विभाजन में आने वाली समस्या क्या क्या होती है और उसका निराकरण कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास और सामान्य इतिहास को समझना है। साहित्य का इतिहास सामान्य इतिहास से भिन्न होता है। साहित्य का इतिहास में हम कुछ विशिष्ट लोगों की विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि सामान्य इतिहास में हम हर पल जो क्षण बीतता जा रहा है उसका अध्ययन करते हैं। सामान्य इतिहास में मुख्यतः राजनीति, समाज, धर्म, जागृति आदि पर विचार किया जाता है। मतलब ऐसा हुआ था, ऐसी बातें थी। ये किसी क्षण विशेष, किसी काल विशेष की रचना होती है, उसमें उसका अध्ययन होता है। लेकिन साहित्य का इतिहास समग्र तौर पर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास होता है कि उसमें जनता का मनोभाव कैसे बदलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य इतिहास राजनीति केंद्रित होता है, सत्ता केंद्रित होता है। समाज, धर्म, संस्कृति आदि अनेक तत्वों पर सामान्य इतिहास में हम विचार करते हैं, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास या साहित्य का इतिहास जो है वह समाज के कुछ विशेष लोगों की विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी कि उनके हर चीज़ का अध्ययन हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं होता है। अब हम काल विभाजन की आवश्यकता, नामकरण की अनिवार्यता और काल विभाजन में आने वाली समस्याओं पर विचार करेंगे। हमें पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों में बिखरा पड़ा है और इसे सिस्टमैटिक और सुसंगत तरीके से समझने के लिए और अध्ययन के लिए इस सारे समय का विभाजन किया जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। कुछ प्रश्न हमारे सम्मुख हैं, इसे हम समझें। पहला, साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की अनिवार्यता क्यों है? दूसरा, इस अनिवार्यता को इतिहास में किन तथ्यों से पुष्ट किया गया है? तीसरा, इतिहास का कोई कालखंड या युग की तथ्यपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है अथवा यह केवल इतिहासकार के मन की संकल्पना है? चौथा, क्या युग की पहचान इतिहासकार की व्याख्या है? यानी इतिहासकार ने जो व्याख्या किया वही युग की पहचान है। तो इस तरह से ये जो 4 प्रश्न हैं, पहला कि काल विभाजन और नामकरण की अनिवार्यता क्यों है, इस अनिवार्यता को इतिहास में किन तथ्यों से पुष्ट किया गया है, और इतिहास का कोई कालखंड या युग की तथ्यपूर्ण वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है अथवा यह केवल इतिहासकार के मन की संकल्पना है, या फिर क्या युग की पहचान इतिहासकार की व्याख्या है? इतिहासकार ने जो व्याख्या की या इतिहासकार की जो हम व्याख्या करते हैं वही है युग की पहचान। इन चारों प्रश्नों पर विचार करते हुए जो तथ्य सामने आते हैं उन्हें हम देखें और बेहतर ढंग से इन चारों प्रश्नों के जवाब को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखें इन सारे प्रश्नों के तथ्यों की पुष्टि के लिए, उत्तर में जो तथ्य दिए जाएंगे उनकी पुष्टि के लिए हम पहली चीज़ देखें। यदि युग विभाजन इतिहास की केवल पद्धतिगत अनिवार्यता है तो उसका औचित्य इतिहास बोध में वास्तविकता से ही निर्धारित हो सकता है। केवल सिस्टमैटिक है, यदि यह पद्धति में यह आना चाहिए, सिस्टम आना चाहिए, तो उसका औचित्य इतिहास बोध की वास्तविकता से ही निर्धारित हो सकता है। इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जिसका उपयोग हम जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए करते हैं, जिसकी कसौटी पर साहित्य और रिश्ते की पहचान होती है। साहित्य का इतिहासकार वस्तुतः इन रिश्तों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करता है, उसका काल विभाजन
उतना ही प्रामाणिक और सुसंगत होता है। पृष्ठों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करता है, उसका काल विभाजन उतना ही प्रामाणिक होता है, जैसे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन, काल विभाजन। दूसरा, बिना ठोस इतिहास दृष्टि के सुसंगत काल विभाजन नहीं किया जा सकता। जब तक आपके इतिहास पर पकड़ नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टि की समीक्षा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि आपकी नहीं है, तब तक सिस्टमैटिक और सुसंगत काल विभाजन नहीं किया जा सकता। और बिना काल विभाजन के इतिहास का अध्ययन कठिन है। हम 1000 वर्षों के इतिहास को कैसे मापेंगे? हम देखते हैं कि हमारा मन और हमारे चित्रवृत्ति जो है वो पल पल हर क्षण बदलती है। फिर 1000 वर्षों का मनुष्य की सोच और उसके विचार, उसका रहन सहन, सब कुछ अगर देखें उसकी सोच, तो वह इन 1000 वर्षों में एक जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि मानव का चित्त, मानव मन चंचल होता है। हर पल वह एक नई सोच के लिए अग्रसर होता है। तो ऐसी स्थिति में उस 1000 कालखंड को, 1000 वर्षों के कालखंड को हम ऊपरी तौर पर नहीं समझ सकते, जब तक कि हम उसको कालखंडों में बांट न दें, उसका विभाजन न करें, उसको किसी पहचान, उसकी कोई पहचान न दें। समसामयिक प्रश्नों पर गहरी पकड़ इतिहास दृष्टि निर्मित करती है। यदि इस पर गहरी पकड़ नहीं होगी तो वह अतीतोन्मुखी होगी, जबकि इतिहास दृष्टि की सार्थकता उसके भविष्योन्मुखी होने में है। यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि इतिहास दृष्टि हमारी तभी एक ढंग से, एक सही तरीके से निर्मित होगी, सुसंगत तरीके से निर्मित होगी, जब हम समसामयिक प्रश्नों पर गहरी पकड़ रखेंगे। यानी कि यदि हम 1600 से 1800 या एक ही साल का 100 वर्षों का ही इतिहास देखें, 1600 से 1700 का इतिहास या 1600 से 1800 का इतिहास या 1900 का इतिहास, अगर उस वक्त के नब्ज पर हमारी पकड़ नहीं है, हम नहीं समझते हैं, मान लीजिए कि उस समय की सोच अलग है, उस समय का सिस्टम अलग है, और उसको हम आज के सिस्टम से सोचें तो संभव नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझें कि आज हमारे जो कई पीढ़ियाँ परिवार में होती हैं, दादी है, नानी है, वो उनके भी मम्मी पापा हो सकता है किसी परिवार में हो, मे बी इट मे बी पॉसिबल, इसकी संभावना है। तो दादी नानी की सोच और आपकी सोच एक नहीं होती, या हम महसूस कर सकते हैं। उनकी सोच वैसी क्यों है? यदि उस वक्त की पहचान हम नहीं रखते हैं, उनके समय के वक्त की हम पहचान नहीं रखते हैं, तो उन चीज़ों को हम नहीं समझ सकते कि वो आज ऐसे क्यों हैं। यदि हमको सही ढंग से समझना है, उनके लिए सही दृष्टि रखनी है, तो हमें उनके समय को समझना होगा। ठीक इसी तरह यदि हम किसी कालखंड को समझ रहे हैं, तो उस वक्त के इतिहास को, उस वक्त की सोच को, उस वक्त के विचार, समाज, संस्कृति को हमें समझना होगा, और उसको समझने के पश्चात ही हम कोई इतिहास दृष्टि या सुसंगत दृष्टिकोण उस कालखंड के बारे में निर्मित कर पाएंगे। और इस तरह करने पर ही इतिहास दृष्टि की सार्थकता होती है, हमारे विचारों की सार्थकता होगी, अन्यथा वह बेकार है। साहित्य के कालखंड के निर्धारण का आधार विशुद्ध साहित्य का मानदंड होना वैज्ञानिक नहीं होगा। ठीक है, साहित्य के कालखंड के निर्धारण का आधार विशुद्ध साहित्य का मानदंड होना वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि विशुद्ध साहित्य का मानदंड केवल साहित्य के आधार पर उसको हम जज करें तो यह सही नहीं है। साहित्य के मूल्यांकन के दो आधार होते हैं, एक इतिहास, दूसरा शास्त्र। शास्त्र प्रायः जीवन और समाज की सजीव चेतना का परीक्षण नहीं करता है, उसमें जड़ता होती है। इसी कारण संस्कृत काव्य शास्त्र में
साहित्य इतिहास की परिपाटी नहीं है। शास्त्र में जड़ता होती है, और जड़ता मतलब वो बिल्कुल जड़ हो जाता, उसमें परिवर्तन की संभावना जब शेष नहीं बचती तो उसमें काव्य का इतिहास या काव्य विभाजन संभव नहीं हो पाता। तीसरा प्रश्न का है कि इतिहास वस्तुगत वास्तविकताओं के साथ व्याख्या की मांग करता है, इसी से हमारे जीवन मूल्य निर्धारित होते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल कट्टर कट्टर मर्यादावादी थे। ऑब्वियसली मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो सोच है, मुझे वैसे ही लोग पसंद आएंगे, या हाँ, यदि मैं किसी को जज करूं तो अपने विचारों के अनुरूप ही जज करूंगी। आप किसी को जज करेंगे तो आप अपने विचारों के अनुरूप ही किसी को जज करेंगे, यह मानव स्वभाव है। तो जब आचार्य शुक्ल की बात हम करते हैं तो वो भी मर्यादावाद के कट्टर समर्थक थे, और इस कारण उनके मर्यादावाद पर तुलसी सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं और उनकी नैतिकता के मानदंड पर खड़े उतरते हैं। इन सभी चीज़ों की व्याख्या से हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास किए कि काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, और चारों प्रश्नों के उत्तर को समझने का हमने कोशिश किया। आगे हम देखें कि इसकी समस्या क्या है, काल विभाजन में समस्याएं क्या क्या आती हैं। पहला, साहित्य का रुझान परिवर्तन। साहित्य किसी एक तिथि की घटना नहीं है। इतिहास में हम पढ़े कि सिकंदर महान की मृत्यु इस समय हुई, वह एक डेट हो गया, पर साहित्य कोई डेट नहीं है, वह एक कालखंड होता है, इसलिए उसे कालखंड में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह किसी एक तिथि की चीज़ नहीं है। जब एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है तो उसके समांतर कभी कभी प्रतिरोधी प्रवृत्तियां भी गतिशील होती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे छायावाद जब लिखा जा रहा था या प्रगतिवाद जब लिखा जा रहा था, या आज जब समसामयिक प्रश्नों पर विचार हम ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज के समय में सिर्फ समसामयिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, या छायावाद के समय में सिर्फ छायावादी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा था। छायावादी तरह की कविताएं, एक ही तरह की कविताएं लिखी जाए थे। उस समय भी श्रृंगार रस की कविताएं थी, उस समय भी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां विद्यमान थी, उस समय भी द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। ठीक इसी तरह आज जब समसामयिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, उस संस्कृति, उस धारा को लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज के दौर में श्रृंगारिक कविताएं नहीं रची जाती। भारतेंदु युगित नैतिकतावाद, द्विवेदी युगित नैतिकतावाद, मर्यादावाद की कविताएं नहीं रची जाती, देशभक्ति की कविताएं रची नहीं जाती। कहने का मतलब ये है कि जो प्रवृत्ति ज़्यादा होती है हम उसको एक कालखंड का नाम दे देते हैं। तो ये जो एक चीज़ है कि साहित्य का रुझान जो है, यह अंतर्विरोध जो है, इस रुझान में अंतर्विरोध जो होता है वह काल विभाजन के ढांचे को चरमरा देता है। यानी एक ही साथ कई प्रवृत्तियों का दौर में हावी होना, या एक ही साथ कई प्रवृत्तियों का एक साथ चलना, ये अंतर्विरोध जो है काल विभाजन के ढांचे को चरमरा देता है। दूसरी समस्या है संक्रांति काल की समस्या। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही समय पर एक युग का अंत होता है, दूसरे युग की शुरुआत होती है। ये समय बड़ा ही टिपिकल समय है, और यहाँ चिंतन धारा जो है, इतिहास धारा युगों को तोड़ा जाता है, और चिंतन धारा ही नहीं टूटती बल्कि इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत कुछ टूट जाता है। इसका समाधान आप देखेंगे आचार्य शुक्ल ने फुटकल खाते में किया है। संक्रांति काल की समस्याओं का ऐसा लगता है कि जैसे एक संक्रांति काल मतलब ऐसे समझे कि ऐसा लगता है कि जैसे एक समय में वो कोई विशेष प्रवृत्ति जो है वो अंत हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं ऐसी मिलती हैं
जो पिछले दौर की पुष्टि करती हैं। तो यह इस तरह विद्यापति और खुसरो, अमीर खुसरो, केशवदास जैसे स्वनामधन्य कवियों को भी फुटकल खाते में आचार्य शुक्ल ने स्थान दिया है, क्योंकि ये संक्रांति काल की समस्या के दौरान संक्रांति काल की समस्या के उपज थे, उस दौर के उपज थे। संक्रांति बिंदु पर खड़े कवि के साहित्य में एक मार्ग पीछे से आता है और एक मार्ग आगे की ओर जाता है। जिस प्रवृत्ति का विकास आगे की ओर होता है, फिर एक नए कालखंड का जन्म होता है। नेक्स्ट, तीसरी समस्या देखें। साहित्य के इतिहास और राजनीतिक इतिहास में समानता नहीं होती है। जैसे रीति काल में हम देखेंगे, रीति काल में दरबारी काव्य लिखा जा रहा है, लेकिन क्या केवल दरबारी काव्य ही उपजीव्य था? क्या वहाँ पर जनता की प्रवृत्तियों का, जनता की सोच का, जनता के विचार का कोई महत्व नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन उसको लिखने वाला कोई नहीं था। जनता के विचार को, जनता की सोच को लिखने वाला कोई नहीं था। इसलिए आदिकाल में इतिहास का मध्य युग शुरू होता है। प्रवृत्ति के आधार में कार्यक्रम संबंध दिखाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के विभाजन को परवर्ती साहित्यकारों में कितने से करते मिले, यह भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखें तो आगे समझें। भारतीय हिंदी परिषद से हिंदी साहित्य का द्वितीय खंड में प्राचीन एवं आधुनिक काल को ग्रहण किया गया है। इतिहास की परिपक्व दृष्टि का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। राजनीतिक इतिहास के स्थूल प्रतिमान को आधार बनाया गया है। संवेदना को पहचान कर ही इतिहास की रचना की जा सकती है। जब तक लेखक या इतिहास लेखन वाले वक्त की संवेदना को, उस क्षण की संवेदना को नहीं पहचानेंगे, तब तक इतिहास की रचना नहीं की जा सकती। और हम देखते हैं कि शुक्लोत्तर रचना में, शुक्लोत्तर लेखन में इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए साहित्य के इतिहास को समझने में बाधा पहुंचती है। इतिहास की समग्रता का प्रमाण कहीं नहीं मिलता। नए इतिहास को बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। हम किसी एक दृष्टिकोण पर चलकर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं कर सकते, उसको कालखंड नहीं बांट सकते। एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। जैसे आज समझ लें कि आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, फिर भी उसमें कई दोष हैं, कई कमियां हैं, जिन्हें हम आज के वक्त में कह सकते हैं कि कुछ कमी तो है, जिसका निराकरण करने की कोशिश कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, कभी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने की, कभी रामविलास शर्मा ने की। लेकिन सर्वसम्मत से स्वीकार्य जो है व्यापक दृष्टिकोण के तहत आचार्य शुक्ल का ही काल विभाजन माना जाता है। बाकी इतिहासकारों के लेखन को हम लोग कालखंडों में बांट कर समझ सकते हैं। विशेष कालखंड के लिए विशेष दृष्टि से समझ सकते हैं। यह है हमारा काल विभाजन की आवश्यकता और उसकी समस्या को समझने का प्रयास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और जहाँ भी आपको मेरे व्याख्या से परेशानी हो, आप एक विवेकपूर्ण राय रखें। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से वीडियो और अच्छा बने। धन्यवाद।